नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक ही वीडियो में जितने भी पाठ हैं सभी पाठ से विभिन्न राजनीतिक विचारक के कोटेशन या स्टेटमेंट जो कहे हैं उनको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य से। राज्य में जो भी विचारक कौन कौन से कथन कहे हैं उसके अंतर्गत देखते हैं। राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह गार्नर का कथन है जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, यह कथन लीकाक का है। राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, तो यह कथन है डिमाक का। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति की परिभाषा। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों और व्यवहारों का अध्ययन है। ईस्टन के अनुसार, यानी डेविड ईस्टन के अनुसार, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार राजनीति शक्ति का अध्ययन है। लासबेल के अनुसार राजनीति शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन। मार्गेंथाउ के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति संघर्ष का विज्ञान है। राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए कि राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो और जितने का राज्य भरण पोषण कर सके। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। राज्य की परिभाषा के विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है जिसका विकास आत्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, सुंदर जीवन के लिए आवश्यकता बनी रहेगी। विल्सन के अनुसार राज्य कानूनी रूप से संगठित जनता हो। ब्लंटसली के अनुसार राज्य राजनीतिक रूप से संगठित जनता है। ट्राइटिस्के के अनुसार राज्य शक्ति है। ओपेनहाइमर के अनुसार राज्य वर्ग व्यवस्था है। डेविड ईस्टन के अनुसार राज्य राजनीतिक व्यवस्था है। राज्य की उत्पत्ति का बल या शक्ति का सिद्धांत। तो ईस्टन कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश राजा को चौपट करके ही छोड़ती है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक प्रतिपादक हेनरी मैन को माना जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक बैचोफन माग हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू और डरपोक होता है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव को सहयोगी सहिष्णु मानते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सभ्य बर्बर होता है। डुग्बी कहते हैं कि समझौता सिद्धांत तर्क से कभी न साबित होने वाली कल्पना है। बर्क कहते हैं कि राज्य कहवा और मिर्च जैसे व्यापार की साझेदारी नहीं है। मैकियावेली ने राज्य शब्द का
सबसे पहले प्रयोग किया, जबकि बोदा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। स्पेंसर द्वारा दी गई व्यक्तिवाद की व्याख्या। स्पेंसर का कहना है कि राज्य कल्याण के नाम पर बुराई पैदा होती है। इस तरह राज्य बुराइयों का जनक है। स्पेंसर का निष्कर्ष यही है कि राज्य बुराइयों का शिशु और जनक दोनों हैं। उदारवादी सिद्धांत। नकारात्मक उदारवाद के पिता को जॉन लॉक माने जाते हैं, जबकि सकारात्मक उदारवाद के पिता ग्रीन माने जाते हैं। आदर्शवाद। कांट के अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। बोसांके के अनुसार राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। संप्रभुता से संबंधित विभिन्न विचारकों के कथन। बिलोबी के अनुसार राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से भी परे हैं। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के बोदा ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में किया था। हॉब्स ने संप्रभुता से सारी मर्यादाओं को हटाते हुए कहा कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है। इस तरह हॉब्स ने कानून संप्रभुता का प्रतिपादन किया। जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का आदेश ही कानून है। चिपमैन ग्रे का कहना है कि संसार के वास्तविक शासकों को ढूंढा नहीं जा सकता, अर्थात ऑस्टिन जिस निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं हो सकता। क्रैब का कहना है कि कानून का स्रोत न्याय बोध या औचित्य की भावना है। डुग्बी का कहना है कि कानून का स्रोत सामाजिक सुदृढ़ता या श्रम विभाजन में है। क्रैब पुनः कहते हैं कि संप्रभुता संकटकालीन है। क्रैब जोर देकर कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। इसी तरह लास्की भी कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात होगी। लास्की आगे यह भी कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना राज्य का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक है। लास्की पुनः कहते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता संघों में विभाजित होनी चाहिए। सत्ता का एकमात्र अधिकारी राज्य नहीं हो सकता। लास्की, लिंडसे और वार्कर जैसे बहुलवादी ने राज्य को संघों का संघ, समूहों का समूह, संवासों का संवास, समुदायों का समुदाय मानते हैं। गिलक्राइस्ट भी कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। अधिकार से संबंधित विभिन्न विचारकों के कथन। ग्रीन लिखते हैं कि अधिकार उन बाध्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। बोसांके का कहना है कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। हॉलैंड के अनुसार अपने बल पर नहीं वरन समाज की सहमति के बल पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति ही अधिकार है। हॉब्स के अनुसार हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को
प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों में अंतर नहीं करते। उनका कहना है कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार ही नागरिक अधिकार बन जाते हैं। स्पेंसर के अनुसार स्पेंसर ने समान स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा है। बेंथम का कहना है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास और निरर्थक है, जबकि ग्रीन कहते हैं कि समझौतावादियों का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अधिकारों को समाज से पूर्व मानते हैं। बेंथम पुनः कहते हैं कि अधिकार विधि की रचनाएं हैं। बर्क के अनुसार अधिकार इतिहास का फल है। ये प्रथा परंपराओं के निखरे हुए रूप हैं। ग्रीन लिखते हैं कि अधिकार उन बाध्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। लास्की के अनुसार अधिकार के बाह्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। स्वतंत्रता नया चैप्टर है। स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत। ग्रीन की इस परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों का करने देना है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का अभाव है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता अपीड़न का अभाव है। हेयक के अनुसार किसी भी निरंकुश शिक्षा से विवश किया जाना हो सकता है। हाबहाउस के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों की आध्यात्मिक प्रकृति में। एंगल्स के अनुसार स्वतंत्रता अपने आवश्यकता की सही समझ है। स्टालिन ने भी कहा है कि पूर्ण समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है। लास्की कहते हैं कि समानता अनुपात की समस्या है। डायसी ने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौल और जोड कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। लास्की कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता वास्तविक नहीं हो सकती। लास्की यह भी कहते हैं कि वह समाज बालू के ढेर पर खड़ा है जिस समाज में आर्थिक समानता नहीं है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं और कहते हैं कि समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया। पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, वह समानता में निहित है। पोलार्ड आगे कहते हैं कि स्वतंत्रता की अभिलाषा ने समानता को व्यर्थ बना दिया। अगला चैप्टर है न्याय। न्याय से संबंधित विभिन्न विचारकों के स्टेटमेंट। प्लेटो कहता है कि अपने अपने सद्गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। इसी तरह राल्स कहते हैं कि सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सुखियों का सुख चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए उससे दुखियों का दुख कम नहीं होगा। अरस्तु के अनुसार वासना मुक्त विवेक ही कानून है। मैकाइबर का कहना है कि मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है। प्रथा परंपराएं जिसके समर्थक हेनरी मैन वर्क माने जाते हैं। संप्रभुता का सिद्धांत संप्रभुता का आदेश ही कानून है, यह लास्की ने कहा है।
न्याय बोध की भावना है, यह क्रैब का कथन है, जबकि डोग्बी कहते हैं सामाजिक सुदृढ़ता। राज्य कानूनों का जनक और शिशु दोनों हैं, यह कथन मैकाइवर का है। बेंथम तो यहाँ तक कहते हैं कि जेलों को मनोचिकित्सालय बना देना चाहिए। प्रजातंत्र की परिभाषा, यानी विभिन्न विद्वानों ने प्रजातंत्र के कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। जैसे सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण भाग लेता है। डायसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग लेता है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र योग्य व्यक्तियों का शासन है जिसमें 3/4 भाग लेते हैं। लावेल के अनुसार प्रजातंत्र शासक के क्षेत्र में एक प्रयोग है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के दोष, अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहा है। प्लेटो ने भी लोकतंत्र को इसी नाम से संबोधित किया है। फैगबे ने लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना कहा है। टॉकविले का कहना है कि बहुमत ही तानाशाही पनपती है। जे.एस. मिल भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरते हैं। ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई धन बल और बाह्य बल को माना है। टैलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र कहा है। ब्राइस भी कहते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों नहीं हो, वह कुलीन तंत्री होते हैं। मुसोलिनी भी कहता है कि जनता वह घोड़ी है जिसे घास भूसा खिलाकर आराम से उस पर सवारी किया जा सकता है। पैरेटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। रॉबर्ट मिचल्स के अनुसार अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत देते हैं। सी राइट मिल्स और मैलीबैंड ने सशक्त अभिजन या पावर एलीट नामक पुस्तक लिखा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि आप कुछ देर के लिए संपूर्ण जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। जनमत पर विभिन्न विचारकों ने अपने मत किस प्रकार दिए हैं। जैसे डूब ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन प्रोपोगेंडा में लिखते हैं कि एक सामाजिक गुट के रूप में जनता का किसी प्रश्न पर मत या विचार ही जनमत है। गिन्सबर्ग इसी तरह कहते हैं कि जनमत ऐसी वीणा है जिसे आने वाला हर झोंका छेड़ देता है, लेकिन इससे जो स्वर निकलते हैं हमेशा संगीतात्मक नहीं होते हैं। गैसेट लिखते हैं कि जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। डेविड ह्यूम लिखते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों न हो, अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। राजनीतिक दल अगला चैप्टर है। तो राजनीतिक दल में बर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए बर्क कहते हैं, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठन है जो एक विचारधारा पर सहमत हो और जो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए सत्ता प्राप्त करने
प्राप्त के प्रयत्न में लगे हों। इसी प्रकार ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से भी प्राचीन है। एलेक्जेंडर पोप के अनुसार राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन बताया है। लासबेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। फाइनर ने इसे अदृश्य सरकार कहा है। मुनरो के अनुसार राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। ब्राइस का कहना है कि जिस तरह ज्वार भाटा की लहरें समुद्री जल को स्वच्छ बनाती हैं, उसी तरह राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। दबाव समूह अगला चैप्टर है। दबाव समूह के अंतर्गत विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं। जेगलर ने इस दबाव समूहों को परिभाषित करते हुए लिखता है कि दबाव समूह लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि कांग्रेस की इच्छाएं वास्तव में दबाव समूहों की ही इच्छाएं हैं। फाइनर ने दबाव समूहों को कांग्रेस से बाहर कार्य करने वाला तीसरा सदन कहा है। S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात सम्राट कहा है। शुम्पीटर ने गुमनाम साम्राज्य कहा है और मैकीन ने अदृश्य सरकार कहा है। युद्ध या महिमा मंडन मुसोलिनी कहा करता था कि एक राष्ट्र के लिए युद्ध का वही महत्व है जो महिला के मातृत्व का है। हिटलर ने भी युद्ध को अनिवार्य मानते हुए कहता है कि जिसे जीना है तो युद्ध करना पड़ेगा। आदर्शवादी विचारक हीगल भी कहते हैं कि युद्ध राष्ट्रीय मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। मुसोलिनी आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायरों का स्वप्न है। साम्राज्यवाद दुनिया का कभी न बदलने वाला नियम है। इटली का या विस्तार होना या तो विनाश होना। समाजवाद पर विभिन्न विचारकों के कथन अगला चैप्टर है। रैमजे मेयर का कहना है कि समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जबकि C.M. जॉर्ज कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसे हर कोई पहन लेता है, जिससे इसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। अगला है मार्क्सवाद। मार्क्स यहाँ धार्मिक अधसंरचना का उल्लेख करते हुए कहता है कि धर्म अफीम की गोली है जिसे बुर्जुआ सर्वहारा को खिलाकर चैन की नींद सुला देता है और आराम से इसका शोषण करता रहता है। मार्क्स पुनः कहता है कि वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली में भी अंतर्विरोध के बीच मौजूद हैं, इसीलिए पूंजीवाद का विनाश निश्चित है और साम्यवाद का आना तय है। एंगल्स कहता है कि बिना लौह कठोरता का इतिहास में कोई सफलता नहीं मिलती है। मार्क्स भी कहता है कि बल्कि पुराने समाज से नई समाज को जानने वाली दाई है। एंगल्स के अनुसार राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्गविहीन समाज साम्यवाद कहा जाएगा। साम्यवाद ने प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा। प्रोधो भी कहता है कि संपत्ति एक चोरी है। इसी प्रकार गांधी भी संपत्ति को चोरी मानते हैं, जबकि मार्क्स का कहना है कि चुराए गए इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति अपने कारखाने का मशीनीकरण कर देता है। मशीनीकरण कर देने से मजदूरों का शोषण बढ़ जाता है। हंट के अनुसार मार्क्सवाद को उदारवाद की अवैध संतान कहा है। माओ कहते हैं कि सत्ता
बंदूक की नली से निकलती है। पॉल और जैनेट। पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांत का विवेचन करता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। हीगल के अनुसार व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसीलिए वह राज्य का सदस्य है। हीगल के अनुसार हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसी प्रकार से इनका ये 4 कोटेशन यानी स्टेटमेंट एक ही समान है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। चाहे जैसे पूछे उसका उत्तर सिर्फ हीगल ही होगा। जैसे राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, चाहे पूछे, चाहे राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, चाहे राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो सभी का उत्तर हीगल ही होगा। अन्य स्टेटमेंट जैसे आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। रॉबर्ट डहल के अनुसार मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। इसी प्रकार मैकियावेली के अनुसार राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली पुनः कहते हैं कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को कभी नहीं भूल सकता है। बर्क के अनुसार राज्य का वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। सकारात्मक स्वतंत्रता के जनक हीगल सुख एवं दुख गुणक सिद्धांत जो है बेंथम ने दिया है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के समर्थक स्पेंसर, जबकि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के समर्थक लेनिन और पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो माने जाते हैं। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मिल पुनः कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन ने सिद्धांत दिया है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, जबकि बेंथम कहते हैं पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ करना। हीगल कहते हैं कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। रूसो के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बोधा के अनुसार उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना देती है। मिल कहते हैं कि राज्य को कार्य शक्ति में आत्मनिर्भरता को नष्ट नहीं करता, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है, उसके चरित्र को कुंठित करता है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत जो कि बोसांके के द्वारा दिया गया था, और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत जो कि कैल्सन के द्वारा दिया गया था। मैकियावेली के अनुसार नागरिकों सद्गुणों की अभिवृद्धि ही पूर्णता
के रूप में गणतंत्रात्मक है। हाब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। राज्य साधन है, साध्य नहीं है, तो यह उदारवादियों का विचार है। और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत दार्शनिक उग्रवाद है। इसके समर्थक बेंथम माने जाते हैं, जबकि नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद या मैकियावेली के विचार हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं में मार्ग में बाधा पहुंचाना है। जेलिनेक के अनुसार एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। इसी प्रकार मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुई 14वां का है, जबकि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह अरस्तु का कथन है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, और अरस्तु कहते हैं राज्य का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया। अन्य महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जैसे शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, तो यह आदर्शवादी विचारक कहते हैं। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रीन ने किया। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, तो यह भी कथन ग्रीन का है। गार्नर के अनुसार राज्य न ही ईश्वर की रचना है और न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। ब्लंटसली के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। लास्पेल कहते हैं कि एक संप्रभुता भूक्षेत्रीय समूह ही कहा है, राज्य को एक संपूर्ण भूक्षेत्रीय समूह कहा है। E.M. फोस्टर ने अरस्तु के विषय में कहते हैं कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान हैं। सेबाइन के अनुसार अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। ईगल के अनुसार राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। मैकाइबर के अनुसार राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही हैं। वार्कर के अनुसार आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती चली जा रही है। मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा यह सिद्धांत कांट का है, जबकि राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके की है। राज्य समुदायों का समुदाय है, यह ग्रीन का कथन है, जबकि समाज का सेवक लास्की का है और राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, तो यह मैकाइबर का विचार है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइबर का है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मार्क्स माने जाते हैं, जो कि राज्य शोषण का यंत्र है कहते हैं। प्रत्ययवाद राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत को मानते हैं, जबकि अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय मानते हैं। अधिनायकवाद राज्य व्यक्ति अथवा दल में असीमित विश्वास रखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, यह कथन हाब्स का है। बेंथम के अनुसार मनुष्य आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की
अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। डायसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता से है। मैकाइवर के अनुसार राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीले के अनुसार इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। हाबहाउस के अनुसार सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ह्यूगो ग्रोसियस के अनुसार राज्य एक समझौते का फल है। लीकॉक कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम होता है जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए जाते हैं। संप्रभुता से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। रूसो के अनुसार शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। D.P.S. मुहर के अनुसार कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले हैं। हॉलैंड के अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वह सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। हॉब्स के अनुसार कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना को प्रस्तुत किया। हॉब्स वास्तविक कानून का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति संप्रभुता राज्य उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। गैलेट के अनुसार वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। J.S. मिल के अनुसार स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा। वाहन के अनुसार रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। रूसो के अनुसार लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। गैटिल के अनुसार जितनी संप्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। बर्लिन के अनुसार जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। डुग्बी के अनुसार सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। ओपेनहाइमर के अनुसार संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र होती है। कैलहाउन के अनुसार संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है जिस प्रकार एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती
उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। रूसो के अनुसार संप्रभुता विभाजन केवल एक धोखा है। गैटिल के अनुसार विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। अगला चैप्टर है न्याय। न्याय से संबंधित विभिन्न विचारकों के कथन, जैसे थ्रेसीमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। यह अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। अगला है सैफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। राल्स के अनुसार एक बेहतर समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। राल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार न्याय से होता है। राल्स पुनः कहते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संत ऑगस्टाइन फिर कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का झुंड या समूह बन जाता है। सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है, जबकि ग्लॉकान के अनुसार न्याय भय की संतान है कहता है। सुकरात के अनुसार न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय बलवानों का हित है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। ह्यूम के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। जॉन राल्स के अनुसार न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। पुनः राल्स कहते हैं कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि राल्स से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण और अन्याय दुर्गुण है। अगला चैप्टर है व्यक्तिवाद से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम वालास को माना जाता है। लासबेल व कापलान ने राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन बताया है। लासबेल कहते हैं कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता होती है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। जे एस मिल के अनुसार एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर होता है। अगला चैप्टर है अराजकतावाद। प्रूदो ने कहा है कि संपत्ति एक चोरी है, जबकि गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि इसके लालच के लिए। अगला पाठ है फासीवाद। माओ के अनुसार जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया। हिटलर जिसे कहते हैं कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। केसी हुयर के अनुसार अस्थायी अधिनायक के स्थायी और संस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। मुसोलिनी कहते हैं कि
जैसे मातृत्व यानी महिला के लिए मातृत्व होना जरूरी है, उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए जरूरी होता है। मुसोलिनी कहते हैं कि मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, बात करना नहीं। फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। यह एडोल्फो रोक्को ने कहा है। अगला पाठ है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत। सीले कहते हैं कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। आमंड तथा बर्बा के अनुसार प्रजातंत्र संस्कृत से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत प्रतिपादित किया। रॉबर्ट मिचल्स के अनुसार गुटतंत्र का लौह नियम दिया। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। अरस्तु ने अपनी पॉलिटी में कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। C.L. वेपर के अनुसार एक विरक्त प्रजातांत्रिक किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा C.L. वेपर। C.D. बर्न्स के अनुसार इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ही न लगे। C.D. बर्न्स पुनः कहते हैं कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्मशिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जो लोकतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी के अनुसार लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थाओं सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। टैलीरैंड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। इन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़तंत्र या मूर्खतंत्र या विकृत व्यवस्था है। कार्लाइन के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। ल्यूडोविकी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। एंथनी गिडिंग्स के अनुसार लोकतंत्र में भावात्मकता एवं बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। वार्कर के अनुसार लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस के अनुसार लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वाल्टर बेजहार्ट के अनुसार लोकतंत्र लोकशक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों के अधिकारों को भ्रम में फंसाते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है
जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। जे.एस. मिल के अनुसार मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। गैटेल का कथन है, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। जे.एस. मिल के अनुसार अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसीलिए वह सबसे अच्छा शासन है। गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक एवं नैतिकता व उच्च चरित्र है। जे.एस. मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं क्रमशः उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावना है। गार्नर के अनुसार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। विभिन्न सिद्धांत एवं उसके समर्थक, जैसे रॉबर्ट डहल ने सुरक्षात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और लेनिन ने पीपुल्स लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया और अरस्तु ने बहुल लोकतंत्र का समर्थन किया और जॉन लॉक शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगला पाठ है वैज्ञानिक समाजवाद। किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को एक पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है। मैक्सी के अनुसार यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। मैजनी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट डहल ने आंग्ल भावी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। तो यह कथन रॉबर्ट डहल का है। लेनिन के अनुसार मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। सेबाइन के अनुसार लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरता स्वीकृत के होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन शक्तियों का जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। पुनः मार्क्स कहते हैं कि मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। माओ त्से तुंग के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ त्से तुंग पुनः कहते हैं, सैन्य शक्तियों का संकेंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। लेनिन के अनुसार वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ न बांध दिया जाए। कार्ल मार्क्स के अनुसार
विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेड़ियां हैं और पाने का पूरा संसार भरा पड़ा है। मैक्सी के अनुसार लाखों लोग मार्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। लेनिन के अनुसार समाजवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। लेनिन पुनः कहते हैं कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं और साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। रैमजे मेयर के अनुसार समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार नेहरू समाजवाद को एक अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। रैमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। CEM जोड़ के अनुसार समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने इसे पहना है कि इसका स्वरूप नष्ट हो गया है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार समाजवाद से अभिप्राय आय की असमानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद के सागर में बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार में सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश का पुंज का कार्य करेगा। लॉर्ड एक्टन के अनुसार मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा गया है। एंजल्स के अनुसार राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। राजनीतिक दर्शन अगला पाठ है। रूसो के कथन के अनुसार उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्र हैं। वारकर का कथन है राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। लास्की के अनुसार मुझे केक खाने को कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। मन के अनुसार राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए यह पाप के समान है। गांधी जी के अनुसार परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। गांधी जी पुनः कहते हैं गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। गांधी जी के कथन धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा की हनन करती है। गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रान्यास का सिद्धांत। डायसी के अनुसार डायसी को विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अरस्तु व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। क्रैब के अनुसार यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करता है। लिया डिग्बिट के अनुसार कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। सालमंड के अनुसार कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है।
पार्किंसन के अनुसार कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मुनरो के अनुसार हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री, जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है, केवल काठ की गुड़िया के समान है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अनुसार 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। ईगल के अनुसार युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, जबकि पैरेटो के अनुसार इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। रैमजे मेयर के अनुसार मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। रैमजे मेयर के अनुसार मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। ग्लैडस्टोन ने लिखा है कि यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक मानव की संकल्पना सबसे पहले एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। डनिंग का कथन है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत। वारकर के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। वारकर के अनुसार स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता वह बाधाओं की अनुपस्थिति है, वह बाधाएं जो व्यक्ति का कोई कार्य करने की शक्ति को घटाती हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन में है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। बर्क ने लिखा है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक कल्पना है। लास्की के अनुसार मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी खाना पड़े। लास्की पुनः कहते हैं कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। लास्की पुनः कहते हैं कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। J.S. मिल के अनुसार राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है
जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। हर्बर्ट डीन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वह एक आदर्श के दो रूप भी हैं। जेफरसन के अनुसार ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान किया। विनोबा भावे के अनुसार स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं, कर्म सिद्ध का हक है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोग दूसरों को आज़ादी नहीं देते, उन्हें खुद भी इसका हक नहीं होता। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी समान बनाए गए हैं। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अधिकार, अगला चैप्टर है अधिकार। अधिकार से संबंधित जो विचारक हमने मत व्यक्त किए हैं, जैसे वाइल्ड के अनुसार अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। बेंथम के अनुसार जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वह वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।